तो किसी भी चीज़ को खरीदने से पहले अगर आप उसके नेगेटिव पॉइंट के बारे में ज़्यादा सोचोगे तो आप अपनी मनपसंद चीज़ कभी नहीं ले पाओगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय और आज हम रिव्यू करने वाले हैं अपनी इस नई वैली बाइक के बारे में। मैंने ये बाइक जो है वो 5000 किलोमीटर चला दी है और आज मैं शेयर करने वाला हूँ इसका फुल जो टोटली ओनरशिप रिव्यू होता है उसको आपसे शेयर करूँगा और ये बाइक आज तक कैसे परफॉर्म करी है और वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको मीटर दिखाता हूँ, मीटर कितना चला है। 5920 5 मतलब 6000 किलोमीटर होने वाली है। तो 5000 किलोमीटर चलने के बाद मैं आपको अब एक एक चीज़ इसकी बताऊंगा, क्या इसकी खासियत है और क्या इसके मुझे अभी तक जो है वो नुकसान झेलने पड़े हैं और क्या मुझे इसमें चीज़ जो है वो अच्छी नहीं लगती है और क्या इसमें जो है बेहतरीन चीज़ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके सीट कंफर्ट के बारे में। तो 165 mm की सीट हाइट के साथ इसका जो सीट का कुशन है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। जब आप ख़राब रोड पे चलते हैं, छोटे छोटे खड्डे वगैरह में चलते हैं तो इसका जो सीट की जो कुशनिंग है वो आपको छोटे मोटे खड्डे तो आपको जो है बम्प वो आपको ज़रा भी सहन नहीं करने देंगे, मतलब ज़रा भी आपको पता नहीं चलेगा। इतना मतलब कंफर्ट है सीट का। एक तो इस सीट की इसकी चौड़ाई इतनी ज़्यादा है ना, वो सबसे मुझे बेहतरीन लगती है। क्या है कि लॉन्ग रूट पे आप बैठते हो इस पर इस तरह इस पोजीशन में, तो इस पोजीशन में बैठने से ना आपको कभी भी थकान नहीं होती। आप लंबा 100-200 किलोमीटर आप एक साथ चल सकते हो और इस पोजीशन में जब बैठते हो आप ना तो आपको जो आपकी कमर है वो ज़्यादा थकती नहीं है और आप फ्री होके मतलब ऐसे चला सकते हो उसको। ऐसे एक्चुअल में जो मैंने बाइक ली थी वो लंबी लंबी राइड चलाने के लिए ली थी, तो उस हिसाब से तो मुझे ये बहुत बेहतरीन लगी। अब इसमें अगली चीज़ की बात करते हैं तो वो है इसका ये नेविगेशन। तो इसमें आप अपने फ़ोन से ऐप से कनेक्ट करके इसमें नेविगेशन जो है वो आप देख सकते हैं। इसमें ये पूरा आपको डिटेल में तो नहीं बताएगा, लेकिन आपको हर टर्न, छोटी छोटी जो टर्न होगी तो वो आपको बता देगा कि कहाँ आपने लेफ़्ट टर्न करना है, कहाँ आपने राइट टर्न करना है। तो ये एक चीज़ मुझे इसमें अच्छी लगी कि आपको ये ट्रिपर नेविगेशन है वो साथ में मिलता है। हालांकि ये उतना बेहतर नहीं है लेकिन अच्छा है कि काम इससे मतलब चल जाता है। तो बात करते हैं अब इसके इंजन के पावर के बारे में। तो 349 सीसी का जो इसका इंजन है वो आपको कभी भी पावर की कमी महसूस नहीं होने देगा। चाहे आप हाईवे पे चलो, चाहे आप हिल एरिया पे चलो, चाहे आप पिलियन के साथ चलो, तो आपको कभी ऐसा महसूस नहीं होगा कि इस बाइक में जो है वो पावर आपको ज़रा भी थोड़ी सी भी कम मिल रही है। क्योंकि मैंने इस बाइक को ना ऐसे ऐसे टफ रास्तों पे इतने ज़्यादा हिल एरिया में चलाया है ना, तो मुझे अभी तक ज़रा भी एहसास नहीं हुआ कि इस बाइक में कहीं भी थोड़ी सी भी पावर की कमी है या कुछ ऐसी दिक्कत है। तो ऐसा मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि जब मैं आपको रियल वाली बात बताऊं तो इससे ज़्यादा कंफर्टेबल और इससे ज़्यादा पावर वाली बाइक इस रेंज में ये सबसे बेहतरीन है। अगली चीज़ की मैं बात करूं तो अगली चीज़ है इसका वाइड हैंडल बार। जो ये हैंडल बार हैं जो आपको ये थोड़ा वाइड सा और एक बल्कि सा लुक देता है, ये भी इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगती है कि जब आप इसमें सामने से आप देखोगे ना तो इसके सामने से बहुत ही अच्छा लुक आता है जब आप ऐसे वाइड करके बैठते हो। नहीं तो जो बाइकें होती है ना, जो अदर बाइकें हैं, तो उसको आपको थोड़ा नैरो करके होता है, उसका थोड़ा अंदर को होता है हैंडल, तो वो उतना अच्छा नहीं लगता आपको। तो ये वाला ना इसमें थोड़ा वाइड सा लुक आता है और आप थोड़ा बल्कि से लगते हो, आप चले हुए होते हो। तो आगे सामने से जो है आप फ्रंट से अभी देखोगे तो कितना मतलब अच्छा लुक आ रहा होगा फ्रंट से। तो ये चीज़ इसमें एक बहुत बेहतरीन लगी मुझे। राइडर के साथ साथ ना ये पिलियन जो है उसके लिए भी बहुत ही अच्छा कंफर्ट फील करवाती है जो है इसका ये बैक रेस्ट। क्योंकि जब आप पीछे बैठते हैं ना तो आपको ये बैक रेस्ट है बहुत अच्छी बैक के लिए स्पोर्ट जो है वो प्रोवाइड करता है। तो मैंने अभी तक जितने भी मेरे इस बाइक के साथ इसमें जो पीछे बैठे हैं, मेरे मदर भी बैठे हैं, तो उनको ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी है जो इसके साथ ये बैक रेस्ट आता है ना, ये बहुत ही कंफर्टेबल है और बहुत ही मतलब अच्छी चीज़ है। ये इतना अच्छा है और लॉन्ग राइड पे भी और शॉर्ट राइड पे भी अगर कहीं आपने जाना है तो ये एकदम बढ़िया चीज़ है। तो ये इसमें एक मुझे बेहतरीन चीज़ लगी है। तो अभी जो मैं बात करने वाला हूँ वो है सबसे इम्पोर्टेंट इस बाइक की, और वो है बाइक की एवरेज कि बाइक की एवरेज कितनी है। तो मैं बात करूँ, मुझे इस बाइक को खरीदे हुए मैंने जनवरी में ये बाइक खरीदी थी और मुझे 6 महीने हो गए लगभग इसे खरीदे और मैंने 6000 किलोमीटर चला दिए। तो इसमें मेरा ज़्यादातर हाईवे और हिली एरिया भी मैंने बहुत चलाया, क्योंकि इससे मैंने 2-3 बार शिमला, चैल, मतलब ऐसे टफ वाले रास्तों पर और हाइट वाले रोड पर मैंने इसको चलाया। तो एवरेज का मुझे अब इसका पूरा आइडिया हो गया कि ये एवरेज कितनी देती है। तो शुरुआत करते हैं कि जब हम इसको सिटी में चलाएंगे, आप ट्रैफिक में चलाएंगे और हिल एरिया में चलाएंगे, तो ये आपको एवरेज देगी लगभग 30 के आसपास की एवरेज देगी। इससे ऊपर नहीं जाएगी, आप 30 के आसपास इससे एवरेज ले पाओगे। लेकिन जब आप हाईवे पे चलोगे ना, हाईवे पे क्या है कि आप एक स्मूथली एक गियर पे और स्मूथली आप रोड पे चले रहते हो, तब ये आपको 40 के आसपास की एवरेज दे देगी। मैंने 40 की एवरेज इसकी निकाली हुई है, तो हाईवे पे ये बहुत ज़बरदस्त एवरेज देती है।
बस हिली एरिया पे और जो ट्रैफिक वाला एरिया वहाँ थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ता है इसके। तो अभी एक और चीज़ है, आप सोच रहे होंगे कि विजय भाई इधर उधर की बातें कर रहे हैं और जो काम की चीज़ है वो नहीं बता रहे कि आपने इस बाइक को 5000 किलोमीटर चला दिया है तो अब तक इसका मेंटेनेंस कॉस्ट है और जो आपने सर्विस करवाई है उसका क्या कॉस्टिंग रही है और क्या खर्चा रहा है। तो ना बाइक की जो दूसरी सर्विस थी वो 5000 किलोमीटर पे हुई थी और उस पर मैंने एक तो जो इसका फ़िल्टर है वो चेंज करवाया था, 200-250 रुपये का जो फ़िल्टर है वो चेंज हुआ और पिछले वाले जो है वो ब्रेक पैड चेंज हुए थे। तो और इसके अलावा कुछ नहीं हुआ, चेन ल्यूब चेन क्लीन वगैरह हुई है, इसके अलावा और कुछ मेंटेनेंस इसमें होता नहीं है। तो उसमें मेरा खर्चा आया था 665 रुपये आया था, मैंने शायद पिछली वीडियो में मैंने बिल भी दिखाया था। तो सेकंड सर्विस और फर्स्ट सर्विस को मिला के लगभग अभी तक पूरी इसको बाइक को चलाने के बाद 5000-6000 किलोमीटर चलाने के बाद इसका पूरा खर्चा जो हुआ है वो हुआ है लगभग 1500 के आसपास। और बाकी जो इसने टंकी ने जो तेल पिया है, टंकी ने नहीं लेकिन इंजन ने जो तेल पिया है वो अलग से। तो 5000 किलोमीटर चलने के 5000 किलोमीटर चली, अगर आप 30 की एवरेज भी लगाओ तो उसका हिसाब लगा लो आपकी कितना इसमें अभी तक तेल लग गया है। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि विजय भाई आपने इस बाइक की सारी खासियत बता दी, सारी खूबियाँ बता दी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें बताओ जो इसमें आपको सही नहीं लगी और जिन पे थोड़ा सा विचार करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा इसकी रियर ब्रेक की। जो पिछली इसकी ब्रेक है, दोनों फिलहाल डिस्क ब्रेक है, लेकिन पिछली ब्रेक का जो पावर है मुझे वो थोड़ा सा कम लगता है अगली ब्रेक के मुकाबले। लेकिन जब आप इसकी एकदम से ब्रेक लगानी होती है ना तो आपको दोनों ब्रेक जो है वो परफेक्ट तरीके से लगानी पड़ती है, लेकिन पीछे वाली की जो पावर जो है वो थोड़ा सा मुझे हल्का सा इसमें थोड़ी कमी महसूस होती है कि पीछे वाली ब्रेक में थोड़ी सी और बेहतर जो है वो होनी चाहिए थी। जितना इस बाइक का वेट है उस वेट को कंट्रोल करने के लिए बाइक का जो है ब्रेक का अच्छा होना एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अगली मैं बात करूंगा इंजन हीटिंग के बारे में। इंजन हीटिंग तो आप पूछो मत, जब आप यहाँ पे अगर आप ब्रेक में भी इसको पैर रख के चलाओगे ना तो इंजन की जो जहाँ से हीट आती है, अगर तो आपने अपने राइडिंग बूट डाले हुए हैं जो हाइट तक है तब तो आपको फील नहीं होगा। लेकिन अगर आपने मान लो शॉर्ट्स वगैरह डाले हुए हैं, जब आप सिंपल पैंट डालिए और स्पोर्ट्स जूते भी डाले हैं, तब भी आपको ये फील करवाएगा यहाँ हीट और आपको ना डिसकम्फर्टेबल लगता रहेगा। तो इसलिए ना आपको जब आप चलाते हो, तो मैं जब भी इसको चलाता हूँ जब मुझे हीट फील होती है तो मैं इसका पैर जो है वो इसे फुट रेस्ट है बिल्कुल बाहर की तरफ रखता हूँ, क्योंकि इसकी हीट जो है ना वो बहुत ही मतलब इरिटेटिंग सी हीट है। गर्मियों में तो इतनी ज़्यादा दिक्कत ना, सर्दियों में फिर भी आप थोड़ा हीट का मजा ले सकते हो जब आपको ठंड लगे, लेकिन गर्मियों में जो इसकी हीटिंग जो ये दिक्कत है ना ये मतलब अलग ही है। तो इस बाइक की सबसे बुरी चीज़ जो मुझे इसमें सबसे बुरी चीज़ लगी वो है इसका ये लेग गार्ड। इंजन गार्ड बोलो या लेग गार्ड बोलो, ये मैंने कंपनी से लगवाया था और इसकी कीमत लगभग है 4000 रुपये इसकी कीमत है। लेकिन इसकी जो क्वालिटी है ना वो बाइक के वेट के हिसाब से और बाइक की रॉयल्टी के हिसाब से इसका जो इसकी क्वालिटी है वो बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है। अभी तक ज़्यादा नहीं, लेकिन एक बार हल्की सी बाइक गिरी थी और थोड़ा सा मेरा लेग गार्ड है वो नीचे टच हो गया था और ये लेग गार्ड जो है वो यहाँ से इसके कोने से बेंड हो गया था, यहाँ जंग लगना भी स्टार्ट हो गया। और इसने इस बाइक का वेट लगभग 190 किलोमीटर मैंने आपको बताया, और उसके हिसाब से ये ना ये चीज़ जो है जरा भी इसका वेट नहीं संभालती। इसकी क्वालिटी अगर 4000 की रेट के हिसाब से इसकी क्वालिटी और अच्छी होती ना तो मज़ा आ जाता है। तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी इसमें पसंद नहीं है। तो बात करें आज तक के इसके जो मेरा पूरा राइडिंग एक्सपीरियंस है उसके बारे में बात करें तो हाईवे पे मुझे इस बाइक में ज़रा भी डिस्कम्फर्ट फील नहीं हुआ। हाईवे पे मज़ा आ जाता है, एकदम बढ़िया चलती है। लेकिन अब ट्रैफिक में जब आप चलते हो ना तो इसमें थोड़ा सा भारीपन महसूस होता है, क्योंकि एक तो इस बाइक का जो वेट है लगभग 2 क्विंटल के आसपास वेट है, 190 केजी कुछ का वेट है। तो ट्रैफिक में ना ये इतना मुझे कंफर्टेबल फील नहीं करवाता है। एक तो बार बार गियर शिफ्टिंग करनी पड़ती है और उसका वेट है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर आपकी हाइट अच्छी खासी है, आपके पैर पूरा जो है एडी जो है नीचे लग जाती है तो आप इसको बाइक को ईजिली संभाल सकते हो। लेकिन अगर आपकी हाइट कम है तो इस बाइक को थोड़ा सा ट्रैफिक में चलाने में उतना कंफर्ट फील नहीं होता। और हाईवे पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। हाईवे पे आप इसको ऐसे क्रूज़र की तरह बैठो बाइक पे और एकदम खींचते चले जाओ, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो ये मेरा इस बाइक को चलाने का जो है वो पूरा एक्सपीरियंस है। तो अगर आप एक रॉयल और कंफर्टेबल बाइक खरीदने का सोच रहे हैं तो रॉयल एनफील्ड का मीटोर एक आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है। हाँ, इसमें कुछ कमियां हैं लेकिन वो कमियां इतनी कुछ खास नहीं है, वो इसकी मजबूती और भरोसेमंद के आगे वो कमियां कुछ भी नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपका इस बाइक के रिलेटेड कुछ भी आपका क्वेरी है, कुछ सवाल है तो आप बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका मैं जवाब दूंगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक राइड सेफ और हेलमेट पहने और सुरक्षित चलें। धन्यवाद।